नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अमेरिका और साथ में रशिया, ये दोनों देश काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से जो जेट इंजन और जो फाइटर जेट होते हैं उनको बनाते आ रहे हैं। लगभग ये देश 100 सालों से जो एरोस्पेस इकोसिस्टम और साथ में फाइटर जेट और उनसे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है उस सब के ऊपर काम करते आ रहे हैं। और इसी सब के दम पर आज की तारीख में इन दोनों देशों के पास जो फाइटर जेट और इंजन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है वो मौजूद है। तो इस फील्ड में भारत ने भी काफ़ी ज़्यादा पहले से जो प्रयास हैं वे शुरू कर दिए थे, ताकि आने वाले समय में हम भी अपने फाइटर जेट और साथ में जो इंजन्स है उनको खुद से बना सके। तो इस सब के बीच हमारे लिए सबसे बड़ा अड़ंगा रहा है एक जेट इंजन को खुद से बनाना। तो अभी के लिए हमने जो फ्रांस है उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया है और बहुत जल्द ही उनके साथ जो एक जॉइंट वेंचर है उसको भी हम सेटअप कर लेंगे और उस डील के माध्यम से हम एक हाई थ्रस्ट का जो जेट इंजन है उसको यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन इस सब के बीच बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि भारत का एक स्ट्रॉन्ग एलाई यानी कि जापान, उसने जो इंजन की टेक्नोलॉजी है उसको हासिल कर लिया है और जापान के साथ हमारी इकोनॉमिक और साथ में जो मिलिट्री इंगेजमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ में जो जापान है वो भारत का एक रिलायबल पार्टनर भी है। तो क्यों हम अपने एम का फाइटर जेट के लिए जो जापान है वहाँ से इंजन या फिर उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसे क्यों नहीं लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम जापान के कौन से इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जापान ने फाइटर जेट में लगने लायक एक हाई थ्रस्ट जेट इंजन को बना लिया है जिसे हम सब IHI XF9 के नाम से जानते हैं। तो जब जापान ने यूएसए से F-16 फाइटर जेट खरीदे थे तो उस समय जो यूएसए है उसने जापान के ऊपर ढेर सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वे लाद दी थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो जापान है वो अमेरिकन F-16 को अपने हिसाब से मॉडिफाई और साथ में उसमें चेंजेस करके खुद के देश में उसकी जो असेंबली है वो करना चाहता था, ताकि जापान भी एक फाइटर जेट को असेंबल करने का जो एक्सपीरियंस है उसे यहाँ पर गेन कर सके और साथ में उनके वहाँ भी जो एरोस्पेस सिस्टम है वो डेवलप हो सके। तो इसी में सबसे पहले जापान ने जो अमेरिकन F-16 थे उनके अंदर अपनी आवश्यकता के अनुसार जो बदलाव है वे यहाँ पर किए और इन बदलाव के साथ जो फाइटर जेट यहाँ पर सामने निकल करके आया उसे जापान ने नाम दिया F2। तो दोस्तों, ये जो F2 एयरक्राफ्ट था ये ओरिजिनल F-16 से साइज में भी बड़ा था। आप स्क्रीन के ऊपर इसकी इमेज को भी देख सकते हैं। तो ओरिजिनल F-16 से इसका जो विंग एरिया है वो लगभग 25% ज़्यादा बड़ा था। तो इसी तरह जो जापान है वो इस फाइटर जेट के ऊपर अलग अलग बदलाव करता रहा, रिसर्च करता रहा और ऐसे करते करते जो जापान है उन्होंने रडार, एवियोनिक्स और साथ में जो वेपन्स है उनको भी तैयार करने की जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी जल्दी यहाँ से हासिल कर ली। और साथ में जो जापान है उनको यहाँ पर जो फेलियर रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम ही देखना पड़ा। अब यहाँ तक आपको सुनकर के लगा होगा कि जापान ने तो बड़ी आसानी से फाइटर जेट को बनाने का एक्सपीरियंस और साथ में इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप कर दिया। लेकिन दोस्तों, चीज़ें जापान के लिए इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले तो अमेरिका ने इतनी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस जापान के ऊपर लाद दी थी कि उस समय जो एक F-16 $30 मिलियन का था तो जापान को वो 4 गुना ज़्यादा यानी कि $120 मिलियन का पड़ा था। तो इसी अमाउंट के कारण उस समय जापान के इस फैसले को एक बेवकूफ़ी भरा फैसला भी कहा गया। लेकिन दोस्तों, जापान ने इसी के माध्यम से जो इंजन टेक्नोलॉजी है उसे हासिल किया। सबसे पहले तो जापान ने यहाँ पर जो बड़ा टारगेट है वो नहीं रखा। जापान ने 1995 से जो अपना जेट इंजन है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने 1995 से लेकर के लगभग आप कह सकते हैं कि 2008 तक जो XF9 इंजन है उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट की और इसके अलावा 2010 से लेकर के 2013 तक जो नेक्स्ट जनरेशन के कंपोनेंट्स और साथ में एलिमेंट्स थे उनको यहां पर डेवलप किया। इसके बाद 2017 में जापान ने इंजन की जो कोर टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप कर लिया और 2018 में इस इंजन का जो पहला प्रोटोटाइप है उसे भी तैयार कर लिया। तो जापान जैसी एक एडवांस कंट्री को भी इस पूरे प्रोसेस में आप मान करके चल सकते हैं कि लगभग 25 साल का जो समय है वो बड़ी आसानी से लग गया। तो इसमें भी उन्होंने ये जो इंजन है इसको छोटे छोटे स्टेप में बनाया। तो सबसे पहले तो जापान ने 16 किलो न्यूटन का जो F3 इंजन है उसे बनाया। इसके बाद लगभग 30 किलो न्यूटन का XF3 इंजन है उसे बनाया। इसके बाद जो 50 किलो न्यूटन का X5 इंजन है उसको यहाँ पर बनाया और इसके बाद X7 जो कि एक 60 किलो न्यूटन का इंजन था उसे यहाँ पर बनाया और लास्ट में जापान ने लगभग XF9 जो कि 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है इस इंजन को यहाँ पर तैयार किया। और इस सब के बीच जापान ने जो फंड से रिलेटेड समस्या है उसे भी नहीं आने दिया। तो ये था
जापान के इस इंजन को बनाने के पीछे का संघर्ष। तो अब हम जान लेते हैं कि भारत इस इंजन को जापान से क्यों नहीं लेता है, या फिर हम जापान से इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसे अपने एमका फाइटर जेट के लिए क्यों नहीं लेते हैं। तो सबसे पहला इसका जो कारण है वो है भारत की आवश्यकता या फिर हमारी रिक्वायरमेंट। तो जापान का ये जो इंजन है ये लगभग 108 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट और लगभग 150 किलोन्यूटन आफ्टर बर्नर के साथ जनरेट करता है। तो जापान इस इंजन का जो इस्तेमाल है वो अपने FX एयरक्राफ्ट में करेगा, जो कि एक 6th जनरेशन का हैवी वेट फाइटर जेट होगा। तो जापान के इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 30,000 से लेकर के 35,000 किलोग्राम के आसपास भी हो सकता है, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप भारत के फ्यूचर फाइटर जेट को देखते हैं तो वे लगभग 25 टन क्लास के अंदर आते हैं। तो इसके लिए भारत 125 से लेकर के 130 किलोन्यूटन का जो इंजन है उसे चाहता है, क्योंकि हमारे जो फाइटर जेट हैं वे यहाँ पर मीडियम वेट कैटेगरी के होंगे, जबकि जापान ने इस इंजन को एक हैवी वेट फाइटर जेट के लिए तैयार किया है। साथ में ये इंजन F-22 रैप्टर के अंदर जो इंजन यूज किए जाते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, यानी कि प्रैट एंड विटनी के F119 इंजन के ऊपर ये बेस्ड है। तो इसके डायमेंशंस भी हमारे एयरक्राफ्ट के हिसाब से यहाँ पर थोड़े से बड़े हैं। साथ में अगर इंजन एयरक्राफ्ट की आवश्यकता के बजाय यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर है तो इसके कारण एयरक्राफ्ट ओवर पावर हो जाता है, जिससे कि वो फ्यूल को ज़्यादा कंज्यूम करता है। साथ में जो रेंज है वो भी इससे कम होती है, और इसके अलावा ओवरऑल एयरक्राफ्ट के जो कंट्रोल्स और साथ में परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो इसके बाद एक और जो बड़ा कारण है वो ये है कि जो XF9 इंजन है ये जापान की एकदम से प्राइम टेक्नोलॉजी है, जिसे जापान क्या दुनिया का कोई भी देश या फिर हमारा जो इजराइल, जो कि हमारा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलाई है, शायद ही वे भी हमें इस टेक्नोलॉजी को देते। तो अभी के लिए जो जापान है उन्होंने खुद भी इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनल नहीं किया है, ना ही इस इंजन के ऊपर उनकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो निकली है। साथ में अगर हम पहले से इस प्रोजेक्ट का एक डेवलपमेंट पार्टनर बन जाते तो उस समय हमें इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो मिल सकती थी, लेकिन इस सब के लिए भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर का जो अमाउंट है वो पे करना पड़ता, क्योंकि सबसे पहले तो इसके बदले जो जापान है वो हमें FX का जो हिस्सा है वो बनाना चाहता है, जिसके अंतर्गत हमको लगभग 50 से लेकर के 100 जो FX एयरक्राफ्ट हैं वे भी यहाँ पर खरीदने पड़ते हैं, जिससे कि हमारे खुद के प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है उनको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता। इसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स का। आप सबने जियोपॉलिटिक्स को बदलते हुए यूक्रेन और साथ में रशिया के वॉर में भी देखा है। तो जियोपॉलिटिक्स भारत के लिए एक मेन फैक्टर यहाँ पर बनकर के सामने आती है, क्योंकि जो इंजन टेक्नोलॉजी है ये भारत के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है। तो इसी के कारण हमने यहाँ पर सबसे पहले तो एक बड़ी और साथ में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड जो रोल्स रॉयस है उनके साथ ना जा करके जो फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी है उनके साथ जाने का फैसला किया है, क्योंकि यूके और साथ में US ये दोनों के दो आपस में मिलकर के काम करते हैं और भारत के इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को ये बीच में भी अटका सकते थे, जिससे कि यहाँ पर अगर भारत को इस डील में डिले होता तो वो हमारे लिए एक मैसिव लॉस होता लॉन्ग टर्म में। तो सेम केस यहाँ पर जापान के साथ भी है, क्योंकि जो जापान है वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री को लेकर के USA के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके कारण जो जापान है उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी US के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयार करनी पड़ती है, जिसके कारण जापान को ना चाहते हुए भी कभी भी मजबूरी में भारत के जो प्रोजेक्ट है उन्हें रोकना पड़ सकता था। तो इसी के कारण भारत ने यहाँ पर जो रोल्स रॉयस फ्रांस या फिर कोई दूसरी कंपनी है उनके साथ ना जा करके जो फ्रांस है उनके साथ जाने का फैसला किया है, क्योंकि फ्रांस अपनी मिलिट्री और साथ में फॉरेन पॉलिसी दोनों को लेकर के इंडिपेंडेंट है, जबकि सेम केस में जो बाकी पार्टनर है तो उनके साथ हमें फ्रांस वाली जो रिलायबिलिटी और साथ में भरोसा है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसी के कारण भारत ने जापान का ये जो प्रोजेक्ट है इससे दूर रहने का फैसला किया है। तो बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बाकी तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।